नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक और अच्छे होंगे। चलिए, देर किस बात की, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे अफवाह तंत्र के बारे में। अफवाह तंत्र का मतलब है नदियों के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बताएं आपको कि इससे पहले के जो वीडियो है वो हमने डाल रखे हैं, लगातार वीडियो को हम बना रहे हैं, ठीक है। आज कल हमने पढ़ा था द्वीपों के बारे में, आज हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र के बारे में। अफवाह तंत्र को नदियों का तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें भारत में नदी तंत्र को, तो भारत में जो है अफवाह तंत्र दो प्रकार का मिलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो तीन प्रकार का भी मिलता है। ज्यादातर दो पर ध्यान देते हैं, लेकिन तीनों प्रकार के नदी तंत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, ठीक है। अफवाह तंत्र को हम नदियों का तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। यह नदी तंत्र, नदियों का तंत्र या नदी तंत्र। फिर अब नदी तंत्र का मतलब क्या है। देखिए, जैसे एक नदी होती है और उस नदी की भी सहायक नदियां होती हैं, तो जैसे तंत्र होता है उसमें तंत्रिका तंत्रिकाएं होती हैं। तो जैसे कोई नदी होती है, नदियों की सहायक नदी होती है, इस प्रकार की कंडीशन को हम बोल देते हैं क्या, अफवाह तंत्र, ठीक है। और जल के एक निश्चित धारा के प्रभाव में होना, ठीक है। जल का एक निश्चित धारा में प्रवाह होना क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है। प्रवाह होने का प्रवाह का मतलब है बहने से। आप देखेंगे कि नदी होती है, नदी जो है लगातार बहती चली जाती है, तो उस बहने को ही हम क्या बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रवाह तंत्र, या इसी से शब्द बना है आपका क्या, अफवाह तंत्र। और यदि हम बात करें तो जो धारा होती है, दो या दो से अधिक धाराओं के तंत्र को धाराओं के तंत्र को क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं। एक बात तो ये समझ में आ गई कि ये अफवाह तंत्र कैसे कहते हैं। फिर उसके बाद एक प्रश्न ये आता है कि नदी द्रोणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, नदी द्रोणी जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, तो बड़ी नदियों के अफवाह तंत्र को हम क्या बोलते हैं, द्रोणी क्षेत्र बोलते हैं। यानी बड़ी नदियों के अफवाह तंत्र को, या ये कह दीजिए क्षेत्र को, बड़ी नदियों के क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, नदी द्रोणी बोल देते हैं। फिर यहां से प्रश्न बन जाता है जल संभर किसे बोलते हैं। तो देखिए, जो छोटी नदी होती है या नाले होते हैं, उनका जो अफवाह क्षेत्र होता है उसको हम जल संभर बोल देते हैं, ठीक है। छोटी नदियों के क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, हम जल संभर बोल देते हैं। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो प्रश्न बनेगा कि भारत में जो नदी तंत्र है या अफवाह क्षेत्र है वो कितने भागों में, कितने प्रकार का पाया जाता है। तो तीन प्रकार का पाया जाता है। एक होता है हिमालयी तंत्र। हिमालय तंत्र का मतलब यानी बे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, यानी बे नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। और तीसरा होता है अंत स्थलीय नदी तंत्र, ठीक है। यदि हम बात करें तो आप एक बार इसको उतार लो, उसके बाद मैं इनको सारी बातों को यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि हम बात करें कि भारत में नदी तंत्र, ठीक है। तो भारत में जो नदी तंत्र है, इसके यदि हम बात करें भाग की, तो कितने भाग हैं, इसके तीन भाग है। जैसे इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर एक आ जाता है आपका हिमालय नदी तंत्र, ठीक है। हिमालय नदी तंत्र। नंबर दो आ जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और नंबर तीन पर जो आ जाता है वो आपका अंत स्थलीय नदी तंत्र, ठीक है। अंत स्थलीय नदी तंत्र, अंत स्थलीय नदी तंत्र।
अब देखिए यदि हम बात करें हिमालय नदी तंत्र की, तो हिमालय नदी तंत्र का मतलब है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां। और यदि हम बात करें तो इसको भी जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 आ जाता है आपका सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। नंबर 2 आ जाता है गंगा नदी तंत्र। और नंबर 3 आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। अब यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का मतलब है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और इनको 2 भागों में बांट दिया है। एक है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और दूसरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। यानी इसके भी 2 भाग कर दिए हैं। नंबर 1 पश्चिमी नदियां यानी पश्चिम की ओर बहने वाली। नंबर 2 पूर्वी नदियां यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। अब पश्चिमी नदियों की यदि हम बात करें तो जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती होगी, माही होगी, शरावती होगी। जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही और शरावती। ठीक है। और वैसे यदि हम बात करें इसकी तो जैसे आपकी महानदी हो गई। ठीक है। जैसे महानदी हो गई और इसके साथ साथ में गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई या कावेरी हो गई। ठीक है। तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जो पूर्वी नदी तंत्र के यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। और यदि हम बात करें यहाँ से तो एक प्रश्न ये बनता है कि ये वाली जो नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं जा करके, अरब सागर में गिरती हैं। और जो पूर्वी नदियां हैं ये कहाँ पर गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। और यदि हम बात करें अंतःस्थलीय नदी तंत्र की, तो इसका मतलब ऐसा ये है कि बे नदियां जो निकलती तो हैं लेकिन कुछ दूरी तक चलती है और फिर जमीन में ही जाकर के क्या हो जाती है, छिप जाती है या विलुप्त हो जाती है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं लूनी नदी की। ठीक है। जैसे लूनी नदी, लूनी नदी की यदि हम बात करें तो ये कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये था भारत में नदी तंत्र जिसको 3 भागों में बांटा गया। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानना शुरू करेंगे। पहले आज हम बात करेंगे हिमालय नदी तंत्र की, और हिमालय नदी तंत्र में भी लेकर के हम चलेंगे आज सबसे पहले सिंधु नदी को। ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हम आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है। देखिए सिंधु नदी तंत्र की यदि हम बात करें तो सिंधु नदी तंत्र क्यों कहा गया, क्योंकि एक तो है सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदियां मिलती हैं। जैसे ऊपर से एक झेलम मिलेगी, एक चिनाब मिलेगी। ठीक है। झेलम हो गई, चिनाब हो गई और आपकी कौन सी हो गई, रावी हो गई, एक ब्यास हो गई, एक सतलज। ठीक है। तो ये 5 नदियां हैं जो इन 5 नदियों के समूह को मिलाकर क्या कह दिया जाता है, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। तो जैसा कि यदि हम बात करें सिंधु की, तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है। यहाँ पर एक स्थान है यानी ये हो गया आपका कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। और इसके पास ये झील पड़ती है जिसको बोलते हैं मान सरोवर झील, मान सरोवर झील। और यहाँ पर एक स्थान है। ठीक है। और यदि हम बात करें इस स्थान की, तो इस स्थान का नाम बोल दिया था बोखरचू। ठीक है। क्या नाम है, बोखरचू। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और निकलने के बाद ये जो है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये सिंधु नदी जो है अरब सागर में आकर के गिर जाती है। तो सबसे पहले इस नदी का नाम हम लिखते हैं। तो ये कौन सी नदी है, सिंधु। और आप हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी की यदि हम बात करें तो ये भारत में प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर राज्य से और एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं दमचोक। ठीक है। ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर और ये स्थान हो गया दमचोक। फिर उसके बाद हम बात यदि करें तो ये भारत से जिस स्थान से बाहर निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, इस स्थान का नाम है चिल्लास।
इस स्थान का नाम है चिल्लास। यानी भारत में ये दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, चिल्लास नामक स्थान से निकल जाती है, और जब ये पर्वत श्रृंखला को काटते हुए भारत में जम्मू कश्मीर में पर्वतों से नीचे गिरती है, तो जम्मू कश्मीर में गहरे खड्डे या गार्ज का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं सिंधु नदी गार्ज बुंजी नामक स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान है जिसको बोलते हैं बुंजी। बुंजी नामक स्थान पर एक गहरे खड्डे या गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें तो और भी इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे एक नदी आ जाती है आपकी चिनाब। ठीक है, कौन सी नदी आ जाती है? चिनाब नदी। और चिनाब नदी की यदि हम बात करें तो यहाँ जगह कम रह जाएगी। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले थोड़ा सा, बाद में लिख लेंगे सारी चीजों को। ठीक है, सारी चीजों को बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी को बोलते हैं चिनाब नदी। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी है जिसको बोलते हैं हम झेलम नदी। ठीक, और यदि हम बात करें, सिंधु हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, एक और नदी है जिसको हम बोल देते हैं रावी नदी। ठीक है, और एक नदी यहाँ से निकल के आती है, इसको बोलते हैं सतलज नदी। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी है, इस नदी को बोलते हैं ब्यास नदी। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ये हो गई आपकी सतलज, ये हो गई ब्यास, ये हो गई रावी, ये हो गई चिनाब, और ये हो गई झेलम। ठीक है, तो मैं अभी, आप कंफ्यूज मत हो, यदि आपको पसंद नहीं आ रही है तो मैं दूसरे तरीके से अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, हम फिलहाल एक एक नदी करके बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप जो है ना इसको उतार लीजिए, और उसके बाद जो है ना मैं एक एक नदी करके समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न ये बनता है कि जो सिंधु नदी है, ठीक है ना, सिंधु नदी, इसकी 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हो गई? सतलज हो गई, ब्यास हो गई, रावी हो गई, चिनाब हो गई, और ये झेलम हो गई। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्या बन जाता है कि सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी निकलती है राकसताल से, मानसरोवर झील से। ठीक है, ये झील है यहाँ पर, तो ये स्थान है राकसताल, यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील के पास से। और यदि हम बात करें तो जो चिनाब नदी है ना, ये स्थान पड़ता है, इसको बोलते हैं मिठानकोट। मिठानकोट, तो मिठानकोट कहाँ पर पड़ता है? ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर जाकर इसमें मिल जाती है, और ये सारी की सारी नदी सिंधु नदी में मिल जाती है, और सिंधु नदी जो है सीधी जाकर के गिर जाती है कहाँ पर? अरब सागर में। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर जा गिरती है? ये अरब सागर में। ठीक है, ये हो गया आपका अरब सागर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद एक एक नदी करके हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न तो ये बनता है क्या कि 5 नदियां और सिंधु नदी मिलकर क्या बनता है? मिलकर बनता है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। अब यदि हम बात करें उन 5 नदियों की, तो 5 नदियों में जैसे है, एक हो गई आपकी झेलम, एक हो गई चिनाब, एक हो गई रावी, एक हो गई ब्यास, और एक हो गई आपकी सतलज नदी। अब यदि हम बात करें तो इन नदियों के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, इन नदियों के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। जैसे चिनाब का प्राचीन नाम क्या मिलता है? बितस्ता। ठीक है, झेलम का प्राचीन नाम मिलता है बितस्ता। चिनाब का अस्किनी, रावी का क्या मिलता है? रावी का परुषणी,
परुसणी, और ब्यास का बिपाशा, और सतलज का शतुद्री। ठीक है, ये जो नाम है इन नदियों के कैसे नाम है, ये प्राचीन नाम है। तो पहला प्रश्न तो ये पूछेगा आपसे कि कौन सी नदी का नाम प्राचीन नाम कौन सा है, सतलज का शतुद्री, ब्यास का बिपाशा, परुसणी रावी का, और चिनाब का अस्कनी, और बिपाशा का बितस्ता। ठीक है, ये प्राचीन नाम हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें सिंधु नदी की, सिंधु नदी, तो इसकी कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई, इसकी जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर है। फिर प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है। ठीक है, तो लिख रहे हैं हम भारत में लंबाई, भारत में जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है भारत में। और यदि हम बात करें सिंधु नदी की, तो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी जो है कहाँ पर गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है, और अरब सागर में गिरने पर क्या होता है, देखिए हम एक चीज और जान लेते हैं। जब हमने ये नदियां लिखी हैं तो इन नदियों के उद्गम स्थल के बारे में और जान लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नदी का नाम, और यहाँ पर उद्गम स्थल, यानी कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। ठीक है ना। अब यदि हम बात करें सिंधु नदी की, सिंधु नदी, तो ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, और झील कहाँ पर पड़ती है, तिब्बत में। मानसरोवर झील ये कहाँ पर पड़ती है, तिब्बत में। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। इसके बाद हम बात करते हैं झेलम नदी की। ठीक है, तो झेलम नदी ये निकलती है शेषनाग से। शेषनाग एक झील है, और ये झील पड़ती है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर प्रश्न है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी की यदि हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है। ठीक है, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है। फिर यदि हम बात करें यहाँ से रावी नदी की, ठीक है, तो रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। फिर बनता है क्या, ब्यास नदी। ब्यास नदी की यदि हम बात करें तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी हिमाचल प्रदेश ही है, और बोलते हैं ब्यास कुंड। ब्यास कुंड, और ब्यास कुंड कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। फिर यदि हम बात करें सतलज, सतलज नदी की, तो सतलज नदी भी आपके तिब्बत से निकलती है, यानी मानसरोवर झील के पास में एक ताल है, राकस ताल या राकस झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये राकस ताल से, राकस ताल से निकलती है, और ये कहाँ पर है आपका, तिब्बत में। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं, इन नदियों के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और कौन सी नदी, ये नदियों के नाम है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, और वो स्थान कहाँ पर पड़ता है। सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकल रही है, झेलम नदी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से, चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से, और रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, और ब्यास नदी ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, और सतलज नदी राकस्थाल तिब्बत से निकल रही है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब देखिए यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनेगा कि सिंधु नदी तंत्र की वे नदियां कौन सी हैं जो भारत के बाहर से निकलती हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र की दो नदियां ऐसी हैं जो भारत के बाहर से निकलती हैं, एक तो खुद सिंधु होगी और दूसरी हो गई सतलज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र की दो नदियां कौन कौन सी, सिंधु और सतलज, भारत के बाहर से निकलती हैं। और बाहर की यदि हम बात करें तो कहाँ से निकलती हैं,
तिब्बत से निकलती है, ठीक है। और बाकी आपके झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ये तीनों नदी भारत से निकलती है। अब जब हमने सारी नदियां जान ली हैं तो हम एक बात और कर लेते हैं क्या, कि इन नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उन परियोजना को भी निपटा ले हाथों हाथ। उसके बाद हम एक एक नदी कर करके उसकी सारी डेफिनेशन जितनी भी बातें हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें परियोजनाओं की, तो पहला आ जाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी, तो एक तो प्रश्न ये बनता है कि सिंधु नदी पर कोई भी परियोजना नहीं है, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो सिंधु नदी पर एक परियोजना मिलती है देखने के लिए, जिसको बोलते हैं निमो बजागो परियोजना, ठीक है। परियोजना निमो बजागो परियोजना, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं झेलम नदी की, ठीक है। तो देखिए झेलम नदी पर परियोजना की यदि हम बात करें तो एक तो परियोजना मिलती है तुलबुल परियोजना, और एक परियोजना मिलती है उरी परियोजना, ठीक है। एक तुलबुल तुलुब तुलुब कहना है, तुलबुल कहना है परियोजना, और एक परियोजना मिलती है उरी परियोजना। तो आपने ध्यान रखना है कि जो झेलम नदी है उस पर एक तो तुलबुल परियोजना है और एक जो है उरी परियोजना है झेलम नदी पर, ठीक है। यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि झेलम की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं किशन गंगा, ठीक है। झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा, और किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, और किशन गंगा पर एक परियोजना बनी है जिसको बोलते हैं किशन गंगा परियोजना, ठीक है। झेलम की सहायक कौन है, किशन गंगा। किशन गंगा, पाकिस्तान में इसका नाम, पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, नीलम कहा जाता है। और इस पर परियोजना जो बनी है उस परियोजना का नाम है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना, ठीक। आगे यदि हम बात करें और अगली नदी की, तो यहाँ पर चिनाब नदी पर 3 प्रमुख परियोजनाएं मिलती हैं, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी पर 3 प्रमुख परियोजनाएं मिलती हैं। कौन सी परियोजना, एक तो दुलहस्ती परियोजना, और एक बगलिहार परियोजना, और एक सलाल परियोजना, ठीक है। ये 3 परियोजनाएं चिनाब नदी पर मिलती है। नंबर 1 दुलहस्ती परियोजना, नंबर 2 बगलिहार परियोजना, नंबर 3 सलाल परियोजना, ठीक है। ये 3 परियोजनाएं हमें चिनाब नदी पर मिलती हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सिंधु नदी पर निमो बजागो परियोजनाएं मिलती है, और झेलम नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, एक तुलुब या तुलबुल परियोजना और दूसरी उरी परियोजना। यदि हम बात करें तो झेलम की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं किशन गंगा, और किशन गंगा को पाकिस्तान में कहा जाता है नीलम नदी। तो इस पर एक परियोजना बनी है जिसका नाम इस नदी के आधार पर है किशन गंगा परियोजना। अगली नदी की यदि हम बात करें तो अगली नदी हमारी चिनाब नदी, और चिनाब नदी पर 3 प्रमुख परियोजनाएं, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और बगलिहार परियोजना। और तीनों परियोजनाओं की यदि हम बात करें तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में ये परियोजनाएं पड़ती हैं, ठीक है। आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि रावी नदी पर एक परियोजना है जिसको बोलते हैं चमेरा परियोजना, चमेरा या चामेरा परियोजना, ठीक है। चामेरा परियोजना या चमेरा परियोजना रावी नदी पर मिलती है। और यदि हम बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी पर एक बांध मिलता है जिसको बोलते हैं पोंग बांध। पोंग बांध जो है, या पोंग बांध परियोजना, ये ब्यास नदी पर है। और यदि हम बात करें कि पोंग बांध के पीछे एक जलाशय है, ठीक है, जलाशय, यानी पोंग बांध के पीछे जलाशय, पोंग बांध के पीछे एक जलाशय पड़ता है। और जलाशय को यदि हम बात करें तो जलाशय का निर्माण हुआ है
जिसे कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर। ठीक, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब यदि हम बात करें तो रावी नदी पर एक बांध और मिलता है पंजाब में। पंजाब में रावी नदी पर एक बांध है जिसको बोलते हैं थीन बांध, थीन बांध। ठीक है, रावी नदी पर पंजाब में एक बांध पड़ता है जिसको बोलते हैं थीन बांध। और यदि हम इस थीन बांध की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर है। जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर जो बांध है इसको बोलते हैं थीन बांध। और इस थीन बांध का अब नया नाम, यानी थीन बांध का नाम बदल दिया गया है और नाम बदल कर दिया गया है महाराजा रणजीत सिंह बांध। ठीक है, नया नाम महाराजा रणजीत सिंह बांध। महाराजा रणजीत सिंह बांध थीन बांध का नया नाम है। उसके बाद यदि हम बात करें तो जब पंजाब से नीचे को आते हैं तो एक बांध मिलता है भाखड़ा बांध, जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, यानी भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और यदि हम बात करें भाखड़ा नांगल बांध की तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद नीचे को जब फिर और आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश से पंजाब की ओर जब चलते हैं तो एक स्थान पड़ता है नांगल। ठीक है, नांगल में पड़ता है एक बांध जिसको बोलते हैं नांगल बांध पंजाब। ठीक है, नांगल बांध ये पड़ता है आपका पंजाब में। ठीक है, नांगल बांध पंजाब में पड़ता है। फिर यदि हम बात करें तो नांगल बांध के पीछे को एक जलाशय है जिसको बोलते हैं गोविंद सागर झील, और गोविंद सागर झील पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, इसके पीछे एक जलाशय है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। और ये कहाँ पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के भी एक जिला पड़ता है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पड़ती है। ये कहाँ पर? बिलासपुर में। और यह जो है कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। देखिए, मैं बोर्ड के सामने से इसलिए हट जाता हूँ ताकि आप लोगों को नोट करने में या लिखने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ। तो आप मेरे साथ साथ जो है चीजों को नोट करते चलें। अब हम एक एक नदी करके पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और फिर चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, देखिए सिंधु नदी, तो फटाफट से मेरे साथ चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी का उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल है इसका बोखरचू, बोखरचू। और ये पड़ता है कहाँ पर? तिब्बत में, कैलाश पर्वत के पास, कैलाश पर्वत के समीप या पास। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी बोखरची को तो इसको जो है तिब्बत में बोला जाता है सिंका बाब। ठीक है, तिब्बत में इसका नाम है, तिब्बत में सिंह का बाब, सिंह का बाब। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई हमने जान ली है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 2880
किलोमीटर। और यह भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? दमचौक नामक स्थान से, दमचौक स्थान, और ये पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दमचौक नामक स्थान से जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है। और यदि हम बात करें तो चिल्लास नामक स्थान से, ठीक है, चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से यह प्रवेश कर दी जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पाकिस्तान का एक शहर है जो इसके किनारे बसा है, किनारे बसा शहर, किनारे बसा शहर जिसका नाम है कराची, कराची। और कराची के बाद ये सीधी कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, कराची के बाद यह अरब सागर, अरब सागर में गिर जाती है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वह भी इसके साथ साथ अरब सागर में गिर जाती है। यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि जो लेह शहर है, ठीक है, लेह यानी भारत का शहर, भारत का लेह, लेह लद्दाख जो पड़ता है, लेह भी सिंधु के किनारे बसा है, सिंधु के किनारे बसा है। ठीक है, लेह शहर भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे यदि हम बात करें सिंधु नदी, तो प्रश्न ये बनता है कि सिंधु नदी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है। सिंधु नदी, जैसे हम बात करते हैं, यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। ठीक है, इसके मध्य बहती है। तो देखिए यदि हम बात करें तो एक प्रश्न यह बनता है कि सिंधु नदी जब पर्वत श्रृंखला को काटते हुए दमचौक नामक स्थान से जम्मू कश्मीर यानी भारत में प्रवेश करती है, तो जम्मू कश्मीर में बुंजी नामक स्थान पर एक गहरे गार्ज यानी नदी गार्ज या महाखंड का निर्माण करती है, जिसकी गहराई की यदि हम बात करें तो 51 से 81 मीटर इसकी गहराई बैठती है। तो सबसे गहरा गार्ज, विश्व में सबसे गहरा नदी गार्ज सिंधु नदी का, और सबसे बड़ा पड़ता है अमेरिका में। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, जब यह पर्वत श्रृंखला को काटते हुए, तो जब यह पर्वत श्रृंखला को काटते हुए जम्मू कश्मीर में आती है तो बुंजी नामक स्थान पर एक गहरे गार्ज या महाखंड का निर्माण करती है। तो सिंधु नदी गार्ज विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज, और यदि बड़े नदी गार्ज की बात करें तो वह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात सिंधु नदी की, देखिए सिंधु नदी समझौता हुआ था 1960 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था 1960 में। तो ये समझौता क्या था? सिंधु नदी समझौता। और इस समझौते की यदि हम बात करें तो जो ऊपर की 3 नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, कौन सी? सिंधु हो गई, झेलम हो गई और चिनाब हो गई। इनका 80% पानी पाकिस्तान लेगा और 20% पानी भारत लेगा। और नीचे की जो है रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% पानी भारत लेगा और 20% पानी पाकिस्तान लेगा। ठीक है, तो सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी समझौता हुआ था 1960 में। और किस किस के मध्य हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। क्या हुआ था कि ऊपर की 3 बड़ी नदी, ऊपर की जो 3 बड़ी नदियां कौन कौन सी? सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका 80% पानी कौन लेगा? पाकिस्तान। और 20% पानी इनका कौन लेगा? भारत। ठीक है, और जो नीचे की 3 नदियां हैं, जो
नीचे की 3 नदी हैं कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इनका 20% पानी लेगा पाकिस्तान और 80% पानी लेगा इनका भारत। ठीक है, तो ये था सिंधु नदी को लेकर के। कल हम बात करेंगे सिंधु की सहायक नदी चेनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है।